पंडित रामदेनी तिवारी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म जो है पश्चिम बिहार और कार्य क्षेत्र सीमांचल। तो उनके जीवनी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इस पर ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि हमारा ही हौसला अफजाई हो सके। इसमें पैसा कमाने का लक्ष्य तो मेरा नहीं है, बल्कि आम लोगों तक इतनी मेहनत मुशक्क़त करके जो मैं घूम फिर कर खोजी करके तैयार किया है, इसका जो सबको फ़ायदा हो जान ले, इस लिहाजा मैं उनके जीवनी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी जी का जन्म 15 फरवरी 1885 को बिहार राज्य के सारण जिला अंतर्गत मढ़ौरा थाना स्थित नौतन ग्राम के ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता पीताम्बर तिवारी एवं माता बहोरनी देवी थीं। इनके दादा गिरा तिवारी आरक्षी विभाग में एक जमादार थे। इनके पिताजी भी भोरे थाना यानी गोपालगंज जिला में आरक्षी विभाग के सहायक उप निरीक्षक थे। अब तो इनका परिचय और जग के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी प्रवेशिका उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु हिंदू विश्वविद्यालय काशी उत्तर प्रदेश में कला विज्ञान प्रविष्ट में अपना नामांकन कराया, किंतु पिता की आकस्मिक मृत्यु से इनकी पढ़ाई बाधित हुई। इनका विवाह इनकी 3 शादियां हुई। इनका प्रथम विवाह मशरख ग्राम में हुआ, जो द्विरागमन से पूर्व ही अपने मैके में स्वर्ग सिधार गईं। इनकी दूसरी शादी पुनः उसी परिवार में हुई। इससे एक लड़की पैदा ली और बच्ची की मां स्वर्ग सिधार गई। उस बच्ची का नाम रामसूरत रखा गया। इनकी पुत्री रामसूरत का पालन पोषण इनकी माता बहोरनी देवी ने किया। इनका तीसरा विवाह पंडित रामाशीष ओझा ग्राम थाना मशरक सारण बिहार की सुपुत्री रामसखी के साथ संपन्न हुआ। रामसखी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे वह छठी के दिन ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मेरा अफसोस, एक तो गौना से पूर्व ही मर गई, दूसरी बच्चे को पैदा दे करके वो भी जन्म देते ही मर गई, और तीसरी जो है छठी के दिन चली जाती है। तो 2 बीवी से 2 बच्चे जो थे, वो उसके दादी उसकी परवरिश करना शुरू किया। रामसखी देवी ने एक पुत्र को तो जन्म दिया ही था, जिसे वो छठी के दिन छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई थी। इनकी माता बहोरनी देवी, किनकी माता? पंडित रामदेनी तिवारी की माता इन दोनों बच्चों का पालन पोषण किया।
इनकी पुत्री रामसूरत का विवाह अमराकोठी बिहार निवासी धर्मनाथ तिवारी के साथ संपन्न हुआ। इन दोनों के संयोग से राम सकलदीप तिवारी का जन्म हुआ, जो इनके नाती हुए। अब देखिए, ये इनका सिजरा वहाँ तक पहुँचा दिया गया, वंशावली वहाँ तक पहुँचा दिया, नाती तक। अब चलिए उनकी आजीविका क्या रही। पंडित रामदेनी तिवारी द्विवेदी का बाल्यावस्था जीवन तो हर्षोल्लास में बीता, किंतु किशोरावस्था से इनका जीवन आपदाओं की अनंत श्रृंखलाओं में बंधता चला गया एवं यह स्थिति जीवन के अंत तक कायम रही। पिता एवं बड़े भाई जागेश्वर तिवारी की मृत्यु ने इनके हृदय को झकझोर कर रख दिया था। ऐसी स्थिति में ये निरुद्देश हो गए। इनके पिताजी ने भोरे थाना अंतर्गत किसी गांव में भू संपदा अर्जित की थी। इनकी माता इनको पिता द्वारा अर्जित भू संपदा की निगरानी हेतु भोरे गोपालगंज बिहार भेजा, किंतु इन्होंने सारी जायदाद अपने पिता के मित्रों के बीच निःशुल्क बांट दिया। वहाँ से ये खाली हाथ वापिस आए। जिससे इनकी माता इनसे अप्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि घर में दरिद्रता का प्रकोप हो चुका था। जीविकोपार्जन हेतु इन्होंने अपने पड़ोसी गांव विक्रमपुर के बैलगाड़ी वाहनों के साथ निर्मली होते हुए घोघडिहा पहुंचकर एक मिल में चौड़ी नौकरी पकड़ ली। कुछ समय घोघडिहा में काम करने के पश्चात ये अपने गांव नौतन लौट गए। पुनः ये द्वितीय बार आजीविका की खोज में निकल पड़े। उस समय अकाल परेशानी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब इनका पदार्पण हो रहा है पूर्णिया। घर से चलते हैं। आजीविका की तलाश अर्थात आजीविका की खोज में द्वितीय बार अज्ञात यात्रा तय कर 1905 ईस्वी में ये पूर्णिया बिहार पहुँचे। ये पूर्णिया के भूमि पर कई दिन तक भटकते रहे थे। ये पूर्णिया के भूमि पर कई दिन तक भटकते रहे तथा जंगली बैर खाकर ये अपना जीवन बचाते रहे किसी प्रकार। अब देखिए, जब भुखमरी होता है, जब काम नहीं मिलता है, तो उस समय में वही बैर तैर मिल रहा था, उसी का इन्होंने भूख के शिद्दत में उस चीज़ का इस्तेमाल किया, खाया पिया। और पूर्णिया सिटी का राजा पृथ्वी चंद्रलाल चौधरी की जमींदारी नज़रगंज में इन्हें नौकरी मिल गई। यहाँ कुछ महीने काम करने के पश्चात ये सुल्तानपुर स्टेट अंग्रेज जमींदार सर एलेक्जेंडर फॉरबेस के यहाँ नौकरी पाने हेतु पहुँचे। अब पूर्णिया सिटी से के छोड़ जमींदारों के यहाँ से नौकरी छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, जिसे आज हम लोग फॉरबेसगंज कहते हैं, मगर वो पहले उस जगह का नाम क्या था, सुल्तानपुर स्टेट। ये तो अलेक्जेंडर फॉरबेस के नाम पर उस जगह का नाम फॉरबेसगंज पड़ गया है। यहाँ नौकरी पाने पहुँचे, जहाँ विक्रमादित्य सिंह ने रामकृष्ण सिंह ग्राम
असैया थाना मढ़ौरा सारण बिहार से इन्हें भेंट कराई। रामकृष्ण सिंह ने इनको सुल्तानपुर स्टेट में प्रधान कर्मचारी यदुनाथ सिंह एवं मेवालाल सिंह से भेंट कराई और इनको लिपिक पद पर नियुक्त करवा दिया। लिपिक पद पर अब वहाँ कुछ समय काम कर रहे हैं। करने के क्रम में देखिए क्या घटना घटती है उनके जीवन में। सेवा से त्याग पत्र देते हैं वहाँ पर। सर अलेक्जेंडर फॉरबेस की जमींदारी सिरिश्ते में लिपिक पद पर इनकी नियुक्ति तो हो गई थी, किंतु जमींदार के श्रीमान, पटवारी, गुमस्ता, मैनेजर, जमादार एवं सिपाही सभी रैयतों को लूटते थे। इन्होंने रैयतों की सहायता करनी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप जमींदारों की अमला के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अंततः इन्होंने तंग आकर, यानी टकराव जहाँ होगा उस तंग आकर इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब भाई कहाँ जाएंगे। इस समाज से भी मिजाज था, तो ऐसा आदमी को तो नौकरी में घूसपैठ अंग्रेज का दौर था, लूटता था, अमला फैला सब। ये उस मिजाज के नहीं थे, इसलिए लिहाजन अब ये जुट जाते हैं समाज सेवा में। इन्होंने जब सुल्तानपुर की नौकरी से त्याग पत्र दिया, तो अब इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इनके त्याग पत्र देने के पश्चात सुंदरलाल मंडल सिमरबन्नी पूर्णिया बिहार ने इनको अपने गांव ले गए। वहाँ ये उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने लगे। 1912 में इन्होंने सिमरबन्नी गांव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की और 1914 में इन्होंने नंद किशोर पुस्तकालय की स्थापना की। 1916 ईस्वी में उस विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय की स्वीकृति दिलाई, जिसे इन्होंने 1912 में स्थापित किया था। यहाँ इन्होंने एक कन्या मध्य विद्यालय की भी स्थापना की, इसे भी स्वीकृति दिलाई। मध्य विद्यालय की स्वीकृति के पश्चात इन्होंने विद्यालय में पढ़ाना छोड़ दिया। यही मध्य विद्यालय इनके कर्तव्य परायणता के कारण एक आदर्श विद्यालय के रूप में परिणत हो गया। नवंबर 1918 ईस्वी में इन्होंने पहली बार मासिक पत्रिका हितैषी का प्रकाशन किया था। जो समाज सेवी होता है वो नौकरी बेचारा क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब वहाँ से भी सिमरबन्नी से भी आप परित्याग करने वाले हैं। देखिए इसको कैसे सिमरबन्नी का त्याग 1918 में सिमरबन्नी को छोड़कर ये सुल्तानपुर आज का फॉरबिसगंज चले आए। यहाँ इन्होंने गौशाला में मैनेजर पद पर नौकरी पकड़ ली। 1921 में इन्होंने गौशाला की नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। जून 1923 में इन्होंने द्वितीय बार फॉरबिसगंज से हितैषी नामक पत्रिका का संपादन किया एवं प्रकाशन किया, किंतु अर्थाभाव के कारण इस पत्रिका का मात्र 4 अंक ही प्रकाशित हो सका। देखिए कितना बड़ा बेहतरीन लोग थे। घर का हालात खराब है। अब इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। 1920 के असहयोग आंदोलन से इन्हें राजनीतिक प्रेरणा मिली, इसलिए 1921 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तथा यह अपनी स्वरचित कविता, भाषण और नाटक के माध्यम से संपूर्ण बिहार में राष्ट्रीय एकता को जागृत करने में लगे रहे। इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जन जागरण का था। अब देखिए इसके बाद ये तो हुआ असहयोग आंदोलन। अब चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहते हैं?
नमक आंदोलन को, जो 1930 में चला था। ये आंदोलन 12 मार्च 1930 में गांधी जी की ऐतिहासिक साबरमती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, जिससे संपूर्ण राष्ट्र में यात्राओं का तांता लग गया। बिहार राज्य के पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली थाना स्थित टीकापट्टी ग्राम में नमक बनाने का श्री गणेश किया गया, जिसमें पूर्णिया जिला के सभी स्थानों से अभी का जो है अररिया, किशनगंज और आपको कटिहार, जितने ज़िले हैं ये सब पूर्णिया जिले के अंदर था। ये सब पूर्णिया जिले के अंदर था, जिसमें पूर्णिया जिले के सभी स्थानों से, ये पूर्णिया जिला के संपूर्ण पूर्णिया जिला के मेन स्थानों से लोग, आंदोलनकारियों का जत्था ही टीकापट्टी, रुपौली, पूर्णिया बिहार पहुंचने लगे। फॉरबेस गंज से आंदोलनकारियों का जत्था बोकाई मंडल की अध्यक्षता में टीकापट्टी के लिए रवाना हुआ, जिसमें पंडित रामदेनी तिवारी, द्विजदेनी जी और सत्यनारायण भगत जत्था के आगे आगे साइकिल से चल रहे थे तथा पूर्व निश्चित स्थान पर जत्था के आगमन की सूचना ग्रामीणों को देते थे। इन दोनों के अतिरिक्त अध्यक्ष सहित कुल 23 लोग थे, जिसमें अध्यक्ष को बोकाई मंडल पंडित योगेश्वर मिश्र, नंदलाल दास, बाबू लाल यादव, भोला मंडल, योगानंद झा, छेदी लाल दास एवं बलदेव मंडल इत्यादि भी सम्मिलित थे। जत्था का पहला पड़ाव परवाह नामक स्थान पर पड़ा, जहां एक सार्वजनिक सभा हुई। जिसमें पंडित रामदेनी तिवारी, द्विजदेनी जी, सत्यनारायण भगत एवं छेदी दास इत्यादि के भाषण हुए एवं अंग्रेज विरोधी नारे लगाए गए। जत्था की भीड़ ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। यह जत्था वहाँ की से सिबरबन्नी, रानीगंज, बढ़ाड़ा, काला बलुआ एवं सरसी होते हुए रहटा राष्ट्रीय विद्यालय पहुँचा। रहटा में पुलिस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अध्यक्ष बोकाई मंडल तथा इन्हें यानी पंडित रामदेनी तिवारी को गिरफ्तार कर पूर्णिया जेल भेज दिया। इन लोगों को पूर्णिया जेल में गोकुल कृष्ण राय, बैद्यनाथ चौधरी, सूर्यनारायण चौधरी एवं नक्षत्र मालाकार से भेंट हुई। दिसंबर 1930 में इन्हें पूर्णिया जेल से रिहाई मिली। रिहाई के तत्पश्चात पुनः ये संगठनात्मक कार्य में लग गए। 1931 में पुनः ये गिरफ्तार हुए। 6 महीने के पश्चात इन्हें जेल से रिहाई मिली। 1932 ईस्वी में तीसरी बार पुनः ये गिरफ्तार हुए तथा इन्हें पटना कैंप जेल भेज दिया गया। अब देखिए 14 जनवरी 1934 को 2 बजे अपराह्न बिहार राज्य में प्रलयकारी भूकंप आया, जिसमें धन जन की काफ़ी क्षति हुई। बिहार राज्य रिलीफ समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार का दौरा कर प्रत्येक जिला में जिला रिलीफ समिति स्थापित किया। पूर्णिया जिला रिलीफ समिति का अध्यक्ष पंडित रामदेनी तिवारी, द्विजदेनी जी हुए। संपूर्ण पूर्णिया जिला का भ्रमण कर अपने साथियों के सहयोग से इन्होंने रिलीफ बंटवाने का काम किया। देखिए कितनी बेहतरीन आदमी। घर कहाँ है? छपरा जिला। और कार्यस्थली कहाँ है? पूर्णिया जिला। अभी का दौर में तो पूर्णिया नहीं कहलाता है वो, अभी वो क्षेत्र फारबिसगंज हो गया, मगर पूर्णिया जिला का पूरा क्षेत्र उस वक्त जो था, हर जगह उनका दौरा होने लगा था। अब वो इसके कार्यकलाप से खुश होकर के कांग्रेस पार्टी
की समिति ने पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन हुआ, जिसमें पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी जी अध्यक्ष तथा बोकाय मंडल जी वत्स शर्मा हिमांशु एवं राम नारायण मंत्री निर्वाचित हुए थे। आप विधायक भी हुए। विधायक कब होते हैं? 1935 में 1935 के संविधान के तहत 1937 में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में प्रांतीय स्वशासन हेतु आम चुनाव हुआ। डॉक्टर महमूद फरीदपुर हुसैनगंज सिवान बिहार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ी थी बिहार में। ये कहाँ के थे? ये महमूद उनके साथी हुए। डॉक्टर महमूद फरीदपुर हुसैनगंज सिवान बिहार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, जिसमें तिवारी जी अररिया एवं फारबिसगंज संयुक्त क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार 1940 में इन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उस वक्त कौन सा आंदोलन शुरू हुआ वो भी सुन ली। उस वक्त जो है व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया हुआ था। इसके चलते उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए 1940 ईस्वी में विधायक पद से त्याग पद देकर ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुट गए। इस सत्याग्रह के संदर्भ में अंग्रेजी सरकार की पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग बिहार जेल भेज दिया। हजारीबाग जेल से मुक्त होने के पश्चात पार्टी संगठनात्मक कार्य में लग गए। अब देखिए 1942 के आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ग्वालियर टैंक बम्बई में एक दिवसीय बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों से कहा, भारतीयों तुम अपनी आज़ादी के लिए कुछ करो या मरो। स्पष्टतः अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दी। संपूर्ण भारत में अगस्त आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी। इस संदर्भ में पूर्णिया जिला स्थित फारबिसगंज क्षेत्र में पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी ने इस आंदोलन को काफ़ी प्रबल और सफल बनाया, जिसके चलते अंग्रेजी पुलिस इनको गिरफ्तार कर पूर्णिया जेल भेज दिया। पूर्णिया जेल से हस्तांतरित कर इनको भागलपुर केंद्रीय कारा भेजा गया। यहाँ जेल के अंदर इन्हें खाने पीने की जो है परेशानी होने लगी। इन्हें काफ़ी यातनाएं दी जाती थी। यहाँ शुद्ध भोजन के अभाव में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अस्वस्थता की अवस्था में शुद्ध भोजन एवं दवाइयों के अभाव में ये मरणासन्न दिख रहे थे। इसी स्थिति में 18 जून 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पार्थिव शरीर को इनके परिवार के सुपुर्द न किया गया, बल्कि जेल में इस महान क्रांतिकारी की अस्थि को जला दी गई। आज तक राज्य एवं केंद्रीय सरकार ने इनके परिवारों की सुधि न ली। कैसी सरकार है, प्रजातंत्र कहलाती है। ऐसे महान हस्तियों का जो है कोई यादगार भी नहीं मनाया जाता,
कुछ आदमियों का विचारधारा हुआ है कि फॉरबिसगंज का नाम चेंजिंग करके जो है द्विजदेनी नगर रखा जाए, मगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस बात को पर ध्यान नहीं दिया है। मैं आग्रह करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान केंद्रीय सरकार के उच्च कोटि के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आग्रह को सुने और उसका फॉरबिसगंज से नाम बदल करके उनका नाम द्विजदेनी नगर ही रखा जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आपके देश में कम से कम उनका नाम जीवित रहे। ऐसे महापुरुषों का नाम भी जीवित नहीं रख सकेंगे तो फिर क्या बात है आप लोगों के सत्ता में आने से। इतिहास में उनका नाम उजागर करना चाहिए। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस काम को अंजाम दीजिए। जय हिंद।